बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चलिए, यहाँ पर एक मैप आपके सामने ये रहा और एक मैप आपके सामने ये रहा, एक मैप आपके सामने ये रहा। कल मैंने आप लोगों को इस मैप में इसी मैप को डार्क करके पढ़ाया था, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज फिर इसको डार्क कर देता हूं जिससे चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, दिख सके। ये देखिए भाई प्यारे बच्चे, यहां पर ये सारी चीजों को आप देखिए एक बार। ये देखिए, ये भारत का नक्शा अब आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। प्यारे बेटा, इस भारत के नक्शे में आप लोगों को सबसे पहले देखना है यहां पर अरावली पर्वत को। कौन सा पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली, ये है अरावली पर्वत आपका। और अगर अरावली पर्वत की बात करें तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया है, मैंने कल इसके बारे में बता भी दिया है। एक पर्वत यहां भी है और उस पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत नाम है। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत नाम है उसका। ठीक है जी। अच्छा, एक यहां पर बीच में एक पठार है और उस पठार का नाम है मालवा पठार। मालवा पठार, मालवा प्लेटो, ये मालवा प्लेटो, मालवा पठार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार है, तो आप आंसर लगाइए कि भैया इनके बीच में मालवा पठार मौजूद है। और ये जो मालवा पठार है वो क्यों फेमस है? एक तो ज्वालामुखी निर्मित पठार है, ये ज्वालामुखी निर्मित पठार, ज्वालामुखी निर्मित पठार है। दूसरा, ये जो मालवा पठार है प्यारे बेटा, ये ज्वालामुखी निर्मित पठार तो है ही है, एक चीज और भी है। ये जो मालवा पठार है, मालवा प्लेटो है प्यारे साथी, ये उत्खात भूमि के लिए फेमस है। उत्खात भूमि, रफ लैंड, उबड़ खाबड़ भूमि, रफ लैंड, उत्खात भूमि, इसके लिए फेमस है। प्यारे बच्चे, ये जो उत्खात भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, उसका निर्माण किसने किया है? तो उस उत्खात भूमि का निर्माण मेरे प्यारे बेटा चंबल नदी ने किया है। किस नदी ने किया? चंबल नदी ने किया है उस उत्खात भूमि का निर्माण, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण। नदी का नाम क्या है? चंबल नाम है नदी का। उस चंबल नदी ने निर्माण किया है। ठीक है। होता क्या है, ये उत्खात भूमि बीहड़ है, ये ऐसे करके, ये क्या है बच्चे? बीहड़ है ऐसे करके, ऊंची नीची भूमि को उत्खात भूमि कहते हैं। और ये जो मालवा पठार है वो उत्खात भूमि के लिए काफी फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि चंबल नदी ने यहां रफ लैंड का निर्माण किया है बच्चे। ठीक है जी, उत्खात भूमि का निर्माण किया है। ठीक है जी। इस विंध्याचल पर्वत से नीचे एक पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत है इस विंध्याचल से जस्ट नीचे। और ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का, इनका उदाहरण है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण। ठीक है जी। अब आप कह रहे होंगे ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत क्या है? तो ब्लॉक अथवा भ्रंशोत्थ पर्वत को भी आप अच्छी तरीके से समझिए। ये कोई उच्च भूमि है और इस उच्च भूमि पर दो दरार पड़ रही है, दो भ्रंश पड़ रहे हैं। दरार को हम क्या कहते हैं? दरार को हम भ्रंश कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चे हम इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसी को फॉल्ट के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्ट कहते हैं दरार, भ्रंश। और इस भ्रंश के कारण बीच वाला क्षेत्र चला गया नीचे और अगल बगल में ऊंचा क्षेत्र बना रहा। बीच वाले क्षेत्र में एक बन गई एक घाटी। क्या बन गई बीच वाले क्षेत्र में? घाटी। और घाटी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? घाटी को अंग्रेजी में कहेंगे वैली। ठीक है। कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी है। दरार या भ्रंश के कारण बनी है तो कैसी घाटी होगी? भ्रंश घाटी होगी। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे बच्चे। कौन सी वैली कहेंगे? रिफ्ट वैली अंग्रेजी में इसको कहेंगे बच्चे, भ्रंश घाटी कहेंगे बेटा इसको। ठीक है जी, क्लियर है? ये भ्रंश घाटी है, अंग्रेजी में इसको रिफ्ट वैली कहते हैं। और इधर उधर जो पर्वत बने हैं उनको भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे बच्चे। क्या कहेंगे? भ्रंशोत्थ पर्वत कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन कहेंगे उनको। भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स उनको कहेंगे बच्चे।
क्लियर है? तो सतपुड़ा क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। 1 मिनट, आपके कमेंट जरा मुझे नहीं दिख रहे हैं, 1 मिनट का समय बस मुझे देंगे। चलिए, अब आपके कमेंट भी आ गए। ठीक है जी। एग्जाम और फिजिकल कब तक होंगे बेटा? जैसे ही होंगे तो आपको अपडेट किया जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, हरीश चौधरी जी सारी चीज बता रहा हूँ। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। मालवा से कौन कौन सी नदी निकलती है बेटा? विशेष तौर पर चंबल नदी निकलती है, इतना ध्यान रखो। अच्छा, अब हम बात करें सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी बच्चों धूपगढ़ है। धूपगढ़, ये सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। अच्छा, एक मैकाल पहाड़ियां भी है। क्या है? मैकाल पहाड़ियां। और मैकाल पहाड़ियां जो है, वो मैकाल पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत का ही हिस्सा है। और इन मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है अमरकंटक। वो कौन सी है? वो है अमरकंटक बच्चे। मैकाल पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक है मेरे बेटा। क्लियर है? अच्छा, वो अमरकंटक जो है वो सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, क्योंकि मैकाल पहाड़ियां किसका हिस्सा है? वो सतपुड़ा, जो मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। 1066 मीटर लगभग में अमरकंटक की ऊंचाई है। ठीक है जी। और इस अमरकंटक क्षेत्र से 2 नदियां निकली हैं। एक नदी उत्तर की ओर चली गई है जिसका नाम है सोन, और एक नदी सीधे दक्षिण पश्चिम की ओर घाटी में प्रवाहित होते हुए चली गई है, और जो कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में, उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, क्या नाम है? नर्मदा नाम है बच्चों। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा यहां पर ये देखिए, ये एक पठार है और उस पठार का नाम छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, ये एक पठार है और उस पठार का नाम क्या? छोटा नागपुर पठार नाम है। ठीक है जी, क्या नाम है? छोटा नागपुर पठार नाम है। इस पठार का नाम क्या है बच्चे? छोटा नागपुर पठार नाम है। अब छोटा नागपुर पठार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात बच्चे, ये झारखंड राज्य में इसका मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। ये जो छोटा नागपुर पठार है फेमस क्यों है? क्योंकि इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। आप कह रहे होंगे गुरुजी ये रूर प्रदेश क्या है? रूर क्या है? रूर समझ में नहीं आया। आखिरकार ये रूर होता क्या है? तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं बच्चे। देखिए, जर्मनी में एक इलाका है रूर, जर्मनी देश है यूरोप का, वहां पर एक इलाका है रूर, और भारत का इलाका है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, जर्मनी में इलाका है रूर और भारत में है छोटा नागपुर। ये दोनों के दोनों इलाके खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। खनिज, ये दोनों के दोनों इलाके खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है, मिनरल्स की दृष्टि से समृद्ध है, खनिज की दृष्टि से समृद्ध है। और इसीलिए इस जर्मनी के रूर प्रदेश को भारत के छोटा नागपुर पठार से हमने क्या कर दिया? कोरिलेट कर दिया है। क्या कर दिया? कोरिलेट कर दिया है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई खनिज क्या होता है? एक नया शब्द आ गया, खनिज। एक नया शब्द आ गया, खनिज। खनिज की अंग्रेजी क्या है? मिनरल्स। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाएं। ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है। और इस धरातल पर के अंदर मौजूद ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाएं, खनिज, जो पृथ्वी को खोदकर क्या गड्ढा करके निकाले जाएं, एक्सट्रैक्ट किए जाएं, निकाले जाएं, खानों के माध्यम से निकाले जाएं, उन्हें खनिज कहते हैं। जियोलॉजिकल पार्ट्स में जो मौजूद, जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, सर्टेन केमिकल कंपोजिशन हो, जिन्हें मानव न बना सके, उनको हम कहते हैं खनिज। जिन्हें मानव न बना सके उनको हम बच्चों क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मिनरल्स, उनको हम कहते हैं खनिज। बोलो, क्लियर है? उनको हम क्या कहते हैं? उनको खनिज कहते हैं, उन्हीं को मिनरल्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अच्छे तरीके से इस चीज को समझिएगा। तो ये खनिज भी समझ में आ गया। छोटा नागपुर पठार किन की दृष्टि से समृद्ध है? खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है। इसे क्या कहते हैं? जर्मनी का रूर प्रदेश कहते हैं बच्चे। ठीक है जी, क्योंकि जर्मनी में रूर रीजन भी खनिजों की दृष्टि से काफी समृद्ध प्रदेश है। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया, क्लियर वे में आपको पता चल गया इसके बारे में भी, छोटा नागपुर पठार के बारे में भी। अब ये चीजें काफी हो गई हैं, हो सकता है आपको इन चीजों में से कुछ ओवरलैपिंग नजर आ रही हो, है, इसीलिए इसका अब रिवीजन बहुत जरूरी हो। चलिए भाई, तो जरा हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मैंने अभी अभी शुरुआत में आपको क्या बताया था? सतपुड़ा पर्वत के बारे में।
मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा पर्वत कैसा है, ब्लॉक अथवा ब्रंसोथ पर्वत का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक और फॉल्ट माउंटेन। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सतपुड़ा पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? नंबर 1 पर है धूपगढ़, नंबर 1 पर धूपगढ़ है, और नंबर 2 पर कौन सी है? नंबर 2 पर है अमरकंटक। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? द हाइट ऑफ धूपगढ़ 1350 मीटर, और अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर। 1066 मीटर अमरकंटक की ऊंचाई है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैंने एक पठार बताया था बच्चों, मालवा पठार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है? आप कहोगे गुरुजी मालवा पठार स्थित है। मालवा पठार कैसा पठार है? ज्वालामुखी निर्मित पठार है। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी निर्मित पठार है? आप आंसर लगाओगे कि वो मालवा पठार ही है। अच्छा, मालवा पठार किसके लिए फेमस है? उत्खात भूमि के लिए फेमस है, उबड़ खाबड़ भूमि के लिए फेमस है, रफ लैंड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है बच्चे? उत्खात भूमि के लिए फेमस है। ये उत्खात भूमि बनाई किसने है? चंबल नदी ने बनाई है। उत्खात भूमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बेडलैंड भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेवाइंस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेवाइंस के नाम से भी जानते हैं, बीहड़ों के नाम से हम जानते हैं, ऊंची नीची भूमि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, ये भारत है आपका। इस भारत में यहां पर क्या है? यहां पर छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार को अभी हमने समझा नहीं है। छोटा नागपुर पठार, अब मैं भारत के कुछ पठारों की चर्चा करूंगा। तो ये पठार शब्द क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक ऐसी उच्च भूमि जो आसपास के क्षेत्रों से तो ऊंची हो, तथा जिसका शीर्ष, जिसका टॉप जो है वो सपाट हो, प्लेन हो, फ्लैट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पठार कहते हैं बच्चे। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पठार कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम प्लेटो कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम पठार के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद प्यारे बेटा, छोटा नागपुर पठार के बारे में मैंने बताया था तुम्हें। छोटा नागपुर पठार के बारे में आपको क्या बताया था कि खनिजों की दृष्टि से समृद्ध है ये, मिनरल्स की दृष्टि से प्रॉस्परस है ये। ठीक है जी। और इसको हम क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, रूर रीजन ऑफ इंडिया के नाम से इसको पुकारते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, क्या कहते हैं? रूर रीजन ऑफ इंडिया, भारत का रूर प्रदेश इसको कहते हैं। और दामोदर नदी हुई, स्वर्ण रेखा नदी हुई, ब्रह्माणी नदी हुई, ये सारी की सारी नदियां जो है वो यहीं से निकलती हैं। वो सारी की सारी नदियां जो है वो यहीं से निकलती हैं। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने ये सारी की सारी चीजें देख ली है। अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, लिखने नहीं देते। सर बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पीडीएफ, रिटन पीडीएफ, सारी पीडीएफ मौजूद है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप फटाफट तेज रफ्तार से लिख सकते हैं। वैसे मैं समझाता हूँ उस समय भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं समझाता हूँ फिर मैं उसको रिवाइज कराता हूँ, तो बड़े आराम से लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। अब जब मैं दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ तब तुम लिखने बैठोगे तो देर लगेगी। तो जब मैं समझा रहा हूँ फिर उसके बाद लिखित तौर पर समझा रहा हूँ तो 2-3 बार हो जाता है। ऐसे में अगर कोई लिखने वाला बंदा होगा तो बड़े आराम से लिख सकता है। संतोष कुमार जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, मैं लाइव बिल्कुल नहीं हूं। तुम सो रहे हो, मैं सपने में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और ये रिकॉर्डेड क्लास है। हकीकत में तुम इस समय जग भी नहीं रहे हो, इस समय सो रहे हो, तुम नींद में हो। मम्मी ने तुम्हें लोरी सुनाई थी, सो जा मेरे मुन्ना सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, मेरे मुन्ना तू सो जा। ऐसे करके ध्यान है तुम्हें? मम्मी ने लोरी सुनाई थी तुम्हें और फिर तुम सो गए थे। अब मैं सपने में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अरुण सर जो पढ़ाए थे आज दिन में, जो पढ़ाया अरुण सर ने, वो आज मैं सपने में तुम्हें समझाने आया हूं। अब तुम जरा अपने आप को नोट्स के देखो फटाफट से, क्या तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? देख लो नोट्स के, भले सो रहे होगे तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी जैसे तुम नोचोगे, है? हाँ, ठीक है। बच्चे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि लाइव क्लास चल रही है। स्पेशली पूछ रहा है कि गुरुजी तुम लाइव क्लास में हो, पढ़ा रहे हो कि रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ा रहे हो? अब इसे समझ में आ गया होगा। अब ये जीवन में कोई पूछेगा नहीं किसी से, है? बीच बीच में हंसाना भी जरूरी है भाई, बुरा मत मानना आप, है? ये सारी की सारी नदियां, दामोदर नदी हो, स्वर्ण रेखा नदी हो, ब्रह्माणी नदी हो, यहीं से निकलती हैं। और मैं लोरी कैसी लगी संतोष कुमार जी बताओ, है? हंस रहे हो यार तुम तो, सब के सब हंस रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, है? रिकॉर्डेड क्लास में पता चल जाता है, सपने में हूं ना मैं, इसके सपने में आ रहा हूं मैं संतोष भाई की। अभी सब वो हकीकत थोड़ी ना सपना है। अब सपने में तो ये देखेगा ना, अपनी बात का जवाब तो मिलेगा ऐसे सपने में।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट भाई, अब नेक्स्ट पठार कौन सा है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है? नेक्स्ट पठार है प्यारे बेटा, आप यहां पर देख पा रहे हैं शिलोंग पठार। कौन सा पठार? मेघालय पठार, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार। ठीक है जी, मेघालय पठार अथवा शिलोंग पठार। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये मेघालय पठार और शिलोंग पठार क्यों फेमस है, क्या कारण है बच्चे? यहां गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां मिलती हैं। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां मिलती हैं। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है वो इस मेघालय पठार, इस शिलोंग पठार पर ही मिलती हैं। आपने एक स्थान का नाम सुन रखा होगा, मासिन राम। क्या नाम है? मासिन राम। और ये जो मासिन राम नामक स्थान है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मासिन राम में होती है। और वो मासिन राम का खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। अब ये खासी पहाड़ी ना कीप की आकृति में है। अब आपको एक चीज पहले समझाता हूं। जैसे आप मिट्टी का तेल बोतल में भरते हो, मिट्टी का तेल बोतल में भर रहे हो आप, ठीक है जी, कहां भर रहे हो? मिट्टी के तेल को बोतल में भर रहे हो, ये बोतल में भर रहे हो आप, है तो आप किसका प्रयोग करोगे? कीप का प्रयोग करोगे, कीप का प्रयोग करोगे, है। और कीप में जैसे आप डालोगे तेल को, वो सीधा तेल यहां भर जाएगा, बोतल में भर जाएगा। इसी प्रकार खासी पहाड़ी जो है वो कीप की आकृति में है, एकदम कीप की आकृति में से दक्षिण पश्चिम मानसून की नम हवाएं जाती हैं और अपना सारा के सारा पानी एक ही जगह पर उड़ेल देती हैं, गिरा देती हैं। और वो जगह कौन सी है? वो जगह है मासिन राम। इसीलिए मासिन राम भारत में सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान बन गया है। और मासिन राम खासी पहाड़ी के दक्षिण में है। और खासी पहाड़ी किसका हिस्सा है? मेघालय पठार का या शिलोंग पठार का हिस्सा है। ठीक है जी, हाँ। चलिए, मेघालय पठार या शिलोंग पठार को भी जरा हम समझ लेते हैं। ये बच्चे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, शिलोंग पठार, ये ध्यान रखना। शिलोंग पठार देखिए यहाँ पर, इसके अंतर्गत गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां आती हैं। मासिन राम जो भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान है वो खासी पहाड़ी के निकट स्थित है और ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। आप इसको अलग न समझना प्रायद्वीपीय पठार से, पेनिनसुलर प्लेटो से अलग न समझना, ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक है जी, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नक्शे में आइए, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा, अब हम बात करेंगे जरा पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है प्यारे बेटा, इसका पश्चिमी ढलान पश्चिमी घाट कहलाता है। इसका पश्चिमी ढलान क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। इसका पश्चिमी ढलान क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी ढलान पश्चिमी घाट कहलाता है, वेस्टर्न घाट कहलाता है। और प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी ढलान है उसको पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पूर्वी घाट कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का पेनिनसुलर प्लेटो का वेस्टर्न स्लोप वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न स्लोप ईस्टर्न घाट्स है। इस पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। और अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर्स है, 2695 मीटर्स है। और इसकी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है बच्चे, पूर्वी घाट की। और ये जो महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो भैया 1501 मीटर है। कितनी है बच्चे? 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से देखिए, यहां पर एक बार नजर मारिए इसको, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भी समझ लिया है, एक बार देख लिया है। अच्छा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है ये देख लिया आपने, और इनकी सर्वोच्च चोटियां भी आप लोगों को पता चल गई है। इनकी हाईएस्ट पीक्स भी आप लोगों को पता चल गई है। किसकी? पश्चिमी घाट की भी और पूर्वी घाट की भी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं
ठीक है जी, इनसे क्वेश्चंस सीधे सीधे आते हैं कि बताइए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बताइए पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चे। ठीक है जी, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते कहां हैं, तो बेटा वो आपस में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट हो, दोनों कहां मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं बेटा। और नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं, वो नीलगिरी की पहाड़ियां मेरे प्यारे बच्चे बोलो, नीलगिरी की ये जो पहाड़ियां हैं ये कहां पर, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में विस्तृत है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में ये फैली हुई है, ये विस्तृत है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी बेटा डोडा बेट्टा है। इनकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। क्लियर है, डोडा बेट्टा है इनकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। ठीक है जी, डोडा बेट्टा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर्स, 2637 मीटर्स इनकी ऊंचाई है। नीलगिरी पहाड़ियों, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब ये डोडा बेट्टा की अगर हम चर्चा करें, डोडा बेट्टा की अगर हम चर्चा करें, तो ये डोडा बेट्टा जो है, वो डोडा बेट्टा या नीलगिरी पहाड़ियां से क्या अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस पर कोई पर्वतीय पर्यटन नगर है। हाँ जी है, उटक मंडक या ऊटी। उटक मंडक या ऊटी जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है। कौन सी सर्वोच्च चोटी है, उटक मंडक अथवा ऊटी जो है वो इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक है। किसकी बेटा, अनाईमुडी की, सॉरी इसकी नीलगिरी की। सर्वोच्च चोटी तो डोडा बेटा है, लेकिन यहां पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर है, हिली टूरिस्ट प्लेस है, वो उटक मंडक या ऊटी है। अच्छा, पर्वतीय पर्यटन नगर पे क्या होता है, पर्वतीय पर्यटन नगर में फिल्में बनाई जाती हैं। जैसे जो दक्षिण भारतीय मूवीज है ना, ज्यादातर दक्षिण भारतीय मूवीज जो है वो यहाँ उटक मंडक या ऊटी में फिल्माई जाती है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ठीक है जी, ये वाला क्षेत्र। तो जरा हम देखते हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ियों। एक बार फिर से भाई अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है, अब मेरे साथ यहां भी देख लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया है कि पश्चिमी घाट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा या पश्चिमी ढलान, वेस्टर्न स्लोप क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है, तो 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चे, तो अनाईमुडी है, और अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर है। इस अनाईमुडी से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि वो तीनों प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। ठीक है जी बच्चे, चलिए इसके बाद आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आप लिख रहे हैं। पहाड़ और पर्वत ही दिख रहा है, सब पहाड़ और पर्वत ही दिख रहा है बेटा। हाँ जी बिल्कुल, पहाड़ पर्वत है, प्रायद्वीपीय पठार नदियों ने छिन्न अवस्था में ला दिया है, कहीं कोई पर्वत, कहीं कोई पठार, कहीं कोई मैदान, कहीं कोई पर्वत। हमारा कमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल विशाल चौधरी जी बिल्कुल आ रहा है। मजा नहीं आ रहा, पंकज कुमार जी मजा कैसे आएगा बेटा, ये बता दो मुझे। ठीक है जी, आप मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते, सतीश जी बिल्कुल सारे कमेंट पढ़ता हूं बेटा। ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा बच्चे, कंफर्म नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। हाँ एएलपी एग्जाम के लिए भाई स्वराज चौहान जी क्लास, बिल्कुल ठीक है जी। मॉक टेस्ट मिलेगा कि नहीं, संडे को मॉक टेस्ट मिलता है, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ समय बाद हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में चाहिए, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में बेटा आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट होंगे ना, तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखें, अब पूर्वी घाट की चर्चा करते हैं, ईस्टर्न घाट्स की। ये क्या है, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट्स, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान, ईस्टर्न स्लोप पूर्वी घाट कहलाता है। इसकी एवरेज हाइट या औसत ऊंचाई 615 मीटर है बच्चे। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई लगभग में 1501 मीटर है। ठीक है जी, लगभग में 1501 मीटर है बच्चे। इसके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते कहां है, दोनों का मिलन कहां हो जाता है। तो आप क्या आंसर लगाओगे, आप आंसर लगाओगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी तो अनाईमुडी थी, लेकिन पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी थी, लेकिन नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, हम नीलगिरी की बात कर रहे हैं, डोडा बेट्टा है। पश्चिमी घाटी की कौन सी थी, अनाईमुडी, पूर्वी घाटी कौन सी थी, महेंद्रगिरी, और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। ये बच्चे इनका विस्तार एक्सटेंशन का है कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु, इन राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है।
प्यारे बच्चे अगर हम बात करें नीलगिरी पहाड़ियों की तो इस पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर भी है, पर्वतीय पर्यटन नगर, हिली टूरिस्ट प्लेस, हिली टूरिस्ट प्लेस। तो हिली टूरिस्ट प्लेस कौन सा है? तो हिली टूरिस्ट प्लेस बच्चों इस पर जो स्थित है वो आपका उटक मंडक या ऊटी है, उटक मंडक अथवा ऊटी है। और ये कहां स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है बच्चों। क्लियर है? उटक मंडक अथवा ऊटी तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। तो इस प्रकार से ये भी क्लियर हो गया। अब हम जरा बात करेंगे कि नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में आखिरकार क्या क्या है। क्या वहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है? वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। ये देखिए ये भारत, प्रायद्वीपीय भारत है। मैंने आपको बताया ये पश्चिमी घाट है, मैंने आपको बताया ये पूर्वी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ये दोनों कहां मिले थे? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिले, नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? बहुत सारी पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चे। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में ही आपको मिलेगी अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई हिल्स। और ये जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, ये जो अन्नामलाई हिल्स हैं, उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी बेटा अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर्स। ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3 क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन बनता है कि संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, क्योंकि ये अन्नामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। पूर्वी घाट की यहां पर नीलगिरी पहाड़ियों पर समाप्ति हो जाती है, लेकिन पश्चिमी घाट का विस्तार अभी दक्षिण तक कन्याकुमारी तक है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी भी अनाईमुडी है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अन्नामलाई पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक या सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो भी अनाईमुडी है। 3 क्वेश्चन आएंगे। संपूर्ण दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की हाईएस्ट पीक तो अनाईमुडी, और तीसरा क्वेश्चन आएगा अन्नामलाई पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक तो अनाईमुडी। 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चे। आंसर एक ही होगा, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ियों के पास क्या कोई पहाड़ियां स्थित है? हाँ जी स्थित है। उन पहाड़ियों का नाम क्या है? उन पहाड़ियों का नाम है पालनी पहाड़ियां। क्या नाम है बच्चे? पालनी पहाड़ियां। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में अधिकांश विस्तार इसका पाया जाता है, पालनी पहाड़ियों का। पालनी पहाड़ियां क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ कुडई कनाल नामक एक पर्वतीय पर्यटन नगर है। कुडई कनाल नामक एक पर्वतीय पर्यटन नगर, हिली टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? हिली टूरिस्ट प्लेस, पर्वतीय पर्यटन नगर, कुडई कनाल। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद यहां पर ये नीलगिरी पहाड़ियां हो गई, ये अन्नामलाई पहाड़ियां हो गई, ये पालनी पहाड़ियां। इसके बाद इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं बच्चे? इसके दक्षिण में आपको कार्डमम हिल्स देखने को मिलेंगी। कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ियां। और कार्डमम पहाड़ियों की सर्वोच्च अगर हम बात करें, ये कार्डमम पहाड़ियां किसके लिए फेमस है? तो मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है, विशेष तौर पर इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। विशेष तौर पर इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? इलायची की प्रोडक्शन के लिए फेमस है कार्डमम पहाड़ियां। ठीक है जी। कार्डमम पहाड़ियां किसके? मसालों के उत्पादन के लिए, विशेष तौर पर इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। इनके विस्तार की अगर बात करोगे तो तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सा है, केरल में भी कुछ हिस्सा है इसका। ये अगर महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो सभी महत्वपूर्ण पहाड़ियों में दक्षिणतम है, लेकिन यहां भी एक पहाड़ियां इसके भी दक्षिण में स्थित है, और उन पहाड़ियों का नाम है नागरकोइल पहाड़ियां। नागरकोइल पहाड़ियां, नागरकोइल पहाड़ियां, ये इसके भी दक्षिण में, ये इसके भी दक्षिण में। किसके दक्षिण में बच्चे? ये आपकी कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है। क्लियर हो गया? किसके दक्षिण में है? कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है। अगर एकदम दक्षिणतम पहाड़ियां पूछी जाए और इसमें नागरकोइल पहाड़ियां ऑप्शन में हो तो आप नागरकोइल पहाड़ियां लगाकर आ जाइए। कार्डमम पहाड़ियों के भी दक्षिण में है, और लगभग इन जो आपका कन्याकुमारी है उससे सटती हुई पहाड़ियां हैं आपकी, ये नागरकोइल पहाड़ियां बच्चों। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियां हो गई।
अब इनका एक बार रिवीजन करते हैं। लिखने वालों ने साथ साथ ही लिख लिया होगा, जो नहीं लिख पाए अब परेशान मत हो, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप अब लिख लेना, जो चीज छूट गई हो अब लिख लेना। तो भाई अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे बच्चे अन्नामलाई पहाड़ियों की। अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताई, अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर्स। मैंने आपको बताया था अनाईमुडी से 3 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और तीनों प्रकार के क्वेश्चंस ये रहे। संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी है। और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो भैया वो अनाईमुडी। तीनों प्रश्नों का एक ही आंसर होगा, अनाईमुडी, अनाईमुडी, अनाईमुडी। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद पालनी पहाड़ियों के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, किसके बारे में, पालनी पहाड़ियों के बारे में। क्या बताया था कि पालनी पहाड़ियों पर एक पर्वतीय पर्यटन नगर है, और वो कौन है, कौन सा है, कुडई कनाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुडई कनाल नामक हिली टूरिस्ट प्लेस किस राज्य में है, आप आंसर लगाएंगे तमिलनाडु में। किस पहाड़ी पर है, आप आंसर लगाएंगे पालनी पहाड़ी पर है। बोलो किस पहाड़ी पर है, पालनी पहाड़ी पर है बच्चे। और इन पालनी पहाड़ियों का अधिकांश विस्तार या मुख्य विस्तार कहां पर है, तो वो तमिलनाडु राज्य में है, मौजूद है बच्चे। अब हम बात करेंगे कार्डमम हिल्स की, कार्डमम पहाड़ियों की। तो कार्डमम पहाड़ियां किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है, वो इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, इलायची के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और कार्डमम पहाड़ियों का एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कहां दिया गया है, विस्तार यानी एक्सटेंशन कहां दिया गया, तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में इसका विस्तार जो है वो पाया जाता है। इसके बाद नागरकोइल पहाड़ियां हैं, और नागरकोइल पहाड़ियां के बारे में क्या बताया, नागरकोइल हिल्स इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कार्डमम हिल्स। ये कहां पर स्थित है, ये कार्डमम हिल्स के दक्षिण में स्थित है। ठीक है बच्चे, ये मैंने पहाड़ियां आपको दक्षिण भारत की बताई है। सर मेरा नंबर बार बार स्क्रीन पर क्यों शो रहा है, अरे तुम्हारा मोबाइल नंबर तो है, वो तो स्क्रीन पे शो हो रहा है, तुम्हें ही हो रहा, किसी और को थोड़ी ना होगा वो। हाँ मनजीत सिंह जी, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तुम सपने में देख रहे हो, अपने आप को जरा नोच के देखो, तुम सपना देख रहे हो, सपने में तो पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड क्लास है ये। ठीक है, ध्यान करो, तुम्हें मम्मी ने सुलाया था लोरी गाते हुए। ठीक है जी, हाँ ऐसे सुना रही नहीं, सो जा मेरे मुन्ना, नहीं तो अरुण सर तुझे पढ़ा देंगे ज्योग्राफी, और तुझे खानी पड़ेगी बर्फी है। हाँ चलिए भाई, बहुत अच्छी। बुक कौन सी ले ज्योग्राफी की, बेटा 12th क्लास की एनसीईआरटी ले लो। क्या आप CABT 2 की तैयारी आप ही करवाओगे, बेटा जो मौका मिलेगा करवाऊंगा, ज्यादा लेक्चर होंगे तो किसी और को मौका मिलेगा, लेक्चर के ऊपर चलता है यहाँ तो, कोई भेदभाव थोड़ी ना है। कृष्णकांत गुर्जर जी का कमेंट सो रहा है, हाँ कृष्णकांत गुर्जर जी का कमेंट बिल्कुल सो रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, सब बस यही कहो कि मेरा कमेंट सो रहा है क्या, मेरा कमेंट सो रहा है क्या, बस यही चलाओ। ये क्वेश्चन CGL में आएंगे, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, PCS लेवल पर तक भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन बच्चे। चलिए अब हम बात एक सूचना की करेंगे, आज इतना ही यहीं तक रखेंगे। सूचना ये है बेटा कि नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी, मंडे यानी कि सोमवार को होगी, सोमवार को होगी मेरी जो है। क्यों होगी, कल सैटरडे है, सैटरडे को जो 3 PM पे जो क्लास चलती है, 3 PM पे जियोग्राफी की जो क्लास चलती है वो ऑफ रहेगी। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं, सभी क्लासेस की बात नहीं कर रहा। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, आज खड़ा होना भी मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन फिर भी टेबलेट लेके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, तो इसीलिए कल सैटरडे संडे को ये क्लास नहीं होगी। अब हमारी मुलाकात जो होगी वो होगी बच्चे कब, मंडे को होगी 3 बजे। जितना मैंने पढ़ाया है उसको आप तैयार कर लेना, यहां से आगे मंडे को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, ये आपका भारत का मैप है जिसकी सहायता से मुझे इस टॉपिक को अच्छे से समझाना है आप लोगों को। यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, और डार्क करने के बाद हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये भारत का मैप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चंद्रकेश फौजी भाई, चलिए
हाँ जी, वो तबीयत बेटा माता जी की तबीयत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए मुझे छुट्टी करनी पड़ी। अभी भी हॉस्पिटल में चला रहा हूँ इलाज, ठीक है जी, इलाज उनका चल रहा है। चलिए खैर, जो भी कुछ है, आप से आपका भी कोर्स आगे बढ़ाना है, उधर भी मेरी ड्यूटी है, आपकी तरफ भी ड्यूटी है, दोनों ही ड्यूटीज को निभाना है, ठीक है जी। चलिए इधर देख रहे हैं आप भारत, और भारत में मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर प्लेटो प्रायद्वीपीय पठार है, और प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी ढलान है उसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। आप सबको मैं बता चुका हूं, पश्चिमी घाट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? पश्चिमी घाट कहते हैं। और ये प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान है, और इस पूर्वी ढलान को हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको पूर्वी घाट कहते हैं। अच्छा, अरब सागर की लहरें बार बार आती हैं, इस पश्चिमी घाट से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं, है ना। पश्चिमी घाट से टकराई, अरब सागर की लहरें वापस चली गई, फिर आई, फिर टकराई, फिर वापस चली गई, 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 फिर टकराई, फिर वापस चली गई। तो इस क्रिया में क्या करेंगी? वो पश्चिमी घाट को काटेंगी और उसके जो सेडिमेंट्स होंगे उनको यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। उसके सेडिमेंट्स को बच्चे क्या करेंगी? यहाँ डिपॉजिट कर देंगी, और इसके कारण पश्चिमी घाट के पश्चिम में एक तटीय मैदान बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है जी, पश्चिमी तटीय मैदान बन जाएगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बन जाएगा बच्चों। तो ये क्या है? एक तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है प्यारे बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से पूर्वी घाट है, इधर बंगाल की खाड़ी की लहरें आई, पूर्वी घाट को काटा, आप साथ जमा किए, बंगाल की खाड़ी की लहरें आई, पूर्वी घाट को काटा, सेडिमेंट जमा कर दिए, और इसके कारण यहाँ पर पूर्वी तटीय मैदान बन गया। पूर्वी घाट के पूर्व में क्या बन गया? पूर्वी तटीय मैदान बन गया। बोलो बच्चे, क्या बन गया? पूर्वी तटीय मैदान बन गया। ये लो पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। एक बन गया पश्चिमी तटीय मैदान, एक बन गया पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर हो गया? समझ में अच्छी तरीके से आ गया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब इस पश्चिमी तटीय मैदान को और पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने इसका उपभाग इसके बनाए गए हैं, जरा जल्दी से बताना है, ठीक है जी। बेटा अभी हेल्थ अच्छी तो नहीं है माता जी की, लेकिन चलिए हॉस्पिटल में उनका भी इलाज चल रहा है, उधर भी ध्यान दे रहा हूं मैं, और आप पर भी ध्यान देना है, दोनों तरफ ही ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। चलिए इधर देखेंगे आप, तो प्यारे बेटा जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान ये है, पूर्वी तटीय मैदान ये है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है जी, ये हम देखते हैं। इसको पश्चिमी तटीय मैदान को बच्चे 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। एक है गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय क्षेत्र, ये वाला, ये क्या है? गोवा है। और गुजरात से लेकर गोवा तक का ये जो तटीय क्षेत्र है इसको हम कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं, ठीक है जी। और गोवा से लेकर मंगलौर तक का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र को हम कहते हैं कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं, कन्नड़ तट। और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट इसको कहते हैं प्यारे बेटा। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट, 3 तटों में 3 भागों में इसको बांटा गया। यानी कि अगर हम बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान के कितने उपभाग हो सकते हैं, तो 3 उपभाग हो सकते हैं बच्चे, और तीनों उपभाग मैंने आप लोगों को बताए हैं, तीनों सब डिविजन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरीके से देख भी लिए हैं, एक बार हम इसको लिखकर भी देख लेते हैं। यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान की हम लोग बात कर रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों। अंग्रेजी में इसी को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये 3 भागों में वर्गीकृत है। पहला भाग है कोंकण तट, कोंकण तट। दूसरा भाग है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और तीसरा भाग है मालाबार तट, मालाबार तट। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक ये इसका विस्तार पाया जाता है। कन्नड़ तट का विस्तार कहां पाया जाता है? गोवा से
मंगलौर तक, और मंगलौर क्षेत्र कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है जी। और मालाबार तट कहां से कहां तक पाया जा सकता है बच्चे? तो मालाबार तट जो है वो पाया जाता है आपका मंगलौर से कन्याकुमारी तक, मंगलौर से कन्याकुमारी तक। ठीक है जी, मंगलौर से कन्याकुमारी तक ये पाया जाता है मालाबार तट बच्चों। ठीक है बच्चे, चलिए तो इस प्रकार से ये 3 भागों में वर्गीकृत होता है। तीनों भाग मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बन सकता है, बताओ पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? क्या आंसर लगाओगे कि भैया पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कौन कौन तट कहलाता है? क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भाई उत्तरी तटीय मैदान जो सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसका जो मध्यवर्ती भाग है वो क्या कहलाता है? तो उसको कन्नड़ तट कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तटीय मैदान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? तो उसे मालाबार तट कहते हैं हम लोग बच्चे। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को हो गया एकदम से क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। मैंने आप लोगों को जब इनका निर्माण आपको बताया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो उस समय पर ही मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी। और वो क्या चीज बताई थी? वो चीज मैंने आपको बताई थी बच्चों कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में क्या है? ज्यादा चौड़ा है, ज्यादा ब्रॉड है बच्चों। क्या है? ज्यादा चौड़ा, ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये जो मेरे प्यारे बेटा पूर्वी तटीय मैदान है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। और वो 2 भाग कौन सा है? एक है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और ये जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वो इस भाग को वर्गीकृत करता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर वाला जो क्षेत्र है, तटीय मैदान है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। इसी को हम कहते हैं कन्नड़ तट, और इसी को कहते हैं उत्कल तट। 3 भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर वाला जो भाग है, जो जिसका विस्तार उड़ीसा में, जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है, वो उसको 3 नामों से हम पुकारते हैं, उत्तरी सरकार तट, कन्नड़ तट और उत्कल तट। और इस कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नीचे वाला जो आधा भाग है बच्चों, नीचे वाला जो क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। प्यारे बेटा क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट उसको हम कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट अथवा कोरोमंडल कोस्ट के नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। अच्छी तरीके से समझना। अच्छा, ये जो कोरोमंडल तट है मेरे प्यारे साथी, ये वही तट है जहां उत्तर पूर्वी मानसून जो है वर्षा कराता है। भारत में सर्दी के मौसम वाला जो मानसून होता है ना, शीतकालीन मानसून, वो भारत में वर्षा कहीं नहीं कराता। शीतकालीन मानसून के द्वारा वर्षा कोरोमंडल स्पष्ट तमिलनाडु का जो तटीय क्षेत्र है इसमें होती है। और अगर हम बात करें ये मालाबार तट की, तो ये मसालों के व्यापार के लिए फेमस रहा है प्राचीन काल से ही। किसके व्यापार के लिए फेमस रहा? मसालों के व्यापार के लिए प्राचीन काल से ही ये फेमस रहा है। इतना ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है जी, चलिए तो प्यारे बेटा यहां पर आप देखिए पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पूर्वी तटीय मैदान, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है बच्चों? 2 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उत्तरी सरकार तट यानी कि नदर्न सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, तट यानी कि कोस्ट, अथवा कलिंग तट, अथवा उत्कल तट के नाम से जानते हैं, अथवा उत्कल तट के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये कहां से कहां तक है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के ऊपर ओडिशा आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। ठीक है जी। अच्छा, उत्तरी सरकार तट के बाद दूसरा है आपका क्या? दूसरा है आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल तट कहां है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नीचे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से, कृष्णा गोदावरी डेल्टा से
कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है बच्चों? तमिलनाडु में पड़ता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नीचे कन्याकुमारी तक का इलाका जो है बच्चों, वो क्या कहलाता है? उसे हम कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पर इस क्षेत्र में क्या विशेषता है? क्या शीतकालीन मानसून द्वारा, यह हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून द्वारा वर्षा होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा यहां पर क्या कराई जाती है बच्चे? वर्षा कराई जाती है। अच्छे तरीके से इसे समझ लेना। पूर्वी तटीय मैदान के द्वारा यहां वर्षा कराई जाती है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है जी बच्चे, क्लियर हो गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए ठीक है जी। तो अब भाई सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद सत्येंद्र जी। ये सब नाम क्यों पड़ा बेटा? ये तो नाम बनाने वालों ने डाला है। अब जैसे मेरा नाम अरुण सक्सेना है, तो मेरा नाम अरुण सक्सेना क्यों पड़ा? तो माता पिताजी को ही जानकारी होगी, है? हाँ चलिए, तट, तट का मतलब जो समुद्र को छूता है ना, भूमि का जो हिस्सा समुद्र को छूता है, जलीय क्षेत्र को छूता है, वाटर बॉडी को छूता है, टच करता है, उसे तट कोस्ट कहते हैं। आवाज तो बेटा मेरी तरफ से तो क्लियर है, साफ है। अगर दिक्कत है तो चलो मैं और ऊपर बढ़ा देता हूं इसको। अब देख लीजिए, अब तो आवाज और भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने देखा, अच्छा एक चीज और भी लिख सकते हैं आप कि जैसे ये मालाबार तट है, वो किसके लिए फेमस रहा है? मसालों के व्यापार के लिए फेमस रहा है। मसालों के व्यापार के लिए फेमस, मसालों के व्यापार के लिए क्या रहा है? प्रसिद्ध रहा है। किसके लिए? मसालों के व्यापार के लिए ये क्या रहा बच्चों? फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों द्वीपों की, आइलैंड्स की। द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड एरिया, भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है ना, द्वीपीय क्षेत्र, आइलैंड एरिया, इसकी चर्चा करेंगे, आइलैंड एरिया की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको समझना है कि आइलैंड होते क्या है। ठीक है, आइलैंड क्या? द्वीप किसे कहते हैं बच्चों? ये भी बड़ा सवाल है। द्वीप होता क्या है? द्वीप का मतलब है एक ऐसा स्थलीय भाग, स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं बच्चे, उसको हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम द्वीप कहते हैं, उसी को आइलैंड कहते हैं। तो जल का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से, सॉरी स्थल का, लैंड पोर्शन का एक ऐसा भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे भाग जब हो जाते हैं अगल बगल में, अगल बगल में ऐसे बहुत सारे भाग जब हो जाते हैं, तो इनको सम्मिलित रूप से हम द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप समूह कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसको हम कहते हैं। इन्हीं को हम द्वीप समूह के नाम से जानते हैं बच्चों। तो द्वीप क्या होता है और द्वीप समूह क्या होता है, दोनों चीजें आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली है, क्लियर कर ली है। ठीक है बच्चे, चलिए ज्योति मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मैडम। चलिए भाई, आप ईमानदारी से पढ़ाते हो अवन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो द्वीपीय क्षेत्र होते क्या हैं, ये भी आपको समझ में आ गए हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से द्वीपीय क्षेत्र हैं, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं। देखिए भारत ये रहा आपका, भारत के इधर अरब सागर है। क्या है प्यारे बेटा? अरब सागर है भारत के इधर। और भारत के दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। दूसरी तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है। दो चीजें दे रखी हैं। ठीक है बेटा, दो चीजें यहां पर दे रखी हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अच्छा, अरब सागर में द्वीपों का जो समूह है उसको हम लक्षद्वीप समूह कहते हैं, लक्षद्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बेटा? लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में मौजूद जो द्वीपों का समूह है, उस द्वीपों के समूह को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसको हम कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं प्यारे बेटा। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये दो भाग हैं भाई इसके, एक अंडमान द्वीप समूह है और एक निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान द्वीप समूह अलग है,
अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग है और निकोबार द्वीप समूह अलग है। निकोबार द्वीप समूह अलग है। इन दोनों को मिलाकर ही हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कॉमन रूप से बच्चे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन रूप से इनको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इन दोनों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि लक्षद्वीप समूह से क्या क्वेश्चन आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्या क्वेश्चन आते हैं। यहां से कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह जो है ठीक है जी बच्चे, ठीक। अब मैंने इसको क्या कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया, अच्छी तरीके जूम करके दिखा दिया है भाई प्यारे बच्चे। इसको मैंने क्या करके दिखा दिया, जूम करके दिखा दिया है आपको। ये देखिए, ये भारत है आपका, लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है। अच्छा, ये मालदीव देश है, मालदीव देश है एक, ठीक है जी। और ये पूरा के पूरा लक्षद्वीप है, यहां से लेकर यहां तक आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेगा, जो किसका हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है भाई। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बेटा सही सही आंकड़े की। और सही सही आंकड़ा क्या है, सही सही बात क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। द्वीप तो मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपको बता दिया कि द्वीप क्या है। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। तो सबसे पहले समझिए, ये प्रवाल द्वीप है। ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, यानी कि ये कोरल आइलैंड है। क्या है प्यारे बेटा, प्यारे साथी, क्या है, ये कोरल आइलैंड है। अब बात आती है कोरल आइलैंड क्या है। यहां पर बात ये भी आती है कि आखिरकार कोरल आइलैंड क्या है। ठीक है जी, आखिरकार प्यारे बेटा क्या है, कोरल आइलैंड क्या है। कोरल आइलैंड का मतलब है एक प्रवाल या मूंगा नामक एक जीव होता है, एक आइलैंड होता है, सॉरी जीव होता है, एक सी क्रिएचर होता है, समुद्री जीव या सी क्रिएचर। कोरल पॉलिप उसको कहते हैं, प्रवाल या मूंगा उसको कहते हैं। अब मान लीजिए ये कोई समुद्र है, समुद्र के अंदर एक उथली भूमि है, ये इस प्रकार से उथली भूमि है, यानी उथली यानी कम गहरी भूमि है। इसमें प्रवाल या मूंगा नामक जीव पाया जा रहा है, और प्रवाल या मूंगा नामक जीव की बॉडीज, डेड बॉडीज यहां पर इकट्ठी हो रही हैं। भाई वो मरते होंगे तो डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाती होंगी, और डेड बॉडीज इकट्ठी होते होते एक समय ऐसा आएगा कि इनका तल पानी के तल से ऊपर उठ जाएगा। इनका तल जो है वो पानी के तल से भी कहां उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, और पानी के बीच में एक स्थलखंड बन जाएगा। और पानी के बीच में जो स्थलखंड, जो आइलैंड एरिया बनेगा, उसी को हम कहेंगे क्या, उसी को हम कहेंगे द्वीप। और ये किस प्रकार का द्वीप होगा, ये प्रवाल द्वीप होगा, क्योंकि प्रवाल या मूंगा नामक जीव के अस्थि पंजरों से ये मिलकर बना है। कोरल पॉलिप नामक जो सी क्रिएचर है उसके स्केल्टन्स से मिलकर ये बना है, इसीलिए इसे प्रवाल द्वीप हम लोग कहेंगे बच्चे। ठीक है। अच्छा, लक्षद्वीप भी प्रवाल द्वीप है और मालदीव भी प्रवाल द्वीप है। भले ये भारत से अलग है, स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी ये मालदीव ही है, फिर भी ये प्रवाल द्वीप ही है। अच्छा, ये वही मालदीव है जिसके बारे में अभी समाचार पत्रों में, मीडिया चैनल्स में बहुत ज्यादा सुर्खियां थी। यहाँ पर एक मोहम्मद सोलेह नामक व्यक्ति यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो भारत के विरोधी हैं, चीन समर्थक है, तो भारत विरोधी गतिविधियों में यहाँ पर लगे हुए हैं। जबकि भारत जब भी मालदीव को जरूरत पड़ती है तो भारत ही वहां मदद करने के लिए पहुंचता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप है ना, कोरल आइलैंड है। हाँ, मूंगा से बना है ये। सर जी क्या क्या याद करेंगे बेटा, मैं बताऊंगा आपको, पॉइंट बताऊंगा क्या क्या चीज याद करनी है। एक पॉइंट आ गया आपका, अरब सागर में मौजूद द्वीपों का समूह क्या है, तो लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह किसका उदाहरण है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। 2 पॉइंट बन गए हैं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अनिकेत राय जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ, हर एक चीज के अंदर एक चीज है। हाँ देखिए, अच्छा अब लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत भी समूह है, द्वीपों के समूह है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा दिख रहा है, ये, इसको हम क्या कहते हैं, अमन दीवी। यानी कि अमन दीवी इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो अमन दीवी है। वो क्या है, अमन दीवी है।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा द्वीप मेरे प्यारे बेटा एंड्रोट द्वीप है। एंड्रोट द्वीप है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो वो बेटा एंड्रोट है। अब बात करें इसकी राजधानी क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप समूह क्या है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और मेरे प्यारे बच्चे इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। अच्छा, इस लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय है। ये लक्षद्वीप का ही द्वीप है और सबसे दक्षिणी द्वीप है। प्यारे बच्चे इसका नाम मिनिकॉय है। बोलो प्यारे बेटा क्या नाम है इसका, नाम मिनिकॉय नाम है बच्चे। अच्छी तरीके से देखिए यहां पर अमनदीवी, एंड्रोट, कवरत्ती, मिनिकॉय, ये चार तथ्य, चार क्वेश्चन देंगे। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज अमनदीवी, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कवरत्ती, और लार्जेस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज एंड्रोट, एंड मोस्ट सदर्न आइलैंड इन लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मिनिकॉय। ठीक है जी, ये चार तथ्य आपके सामने बन गए, चार क्वेश्चंस बन गए मेरे प्यारे बेटा। अब ये चार प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, वो है चैनल्स। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि चैनल आखिरकार होता क्या है। देखो, एक स्थलखंड ये है, लैंड पोर्शन ये है, लैंड पोर्शन, ठीक है जी, लैंड पोर्शन, और एक स्थलखंड ये है बच्चे, स्थलखंड, ठीक है, लैंड पोर्शन, लैंड पोर्शन, और इनके बीच मेरे प्यारे बेटा, इनके बीच क्या है, इनके बीच एक सकरा जलीय क्षेत्र है, और उस सकरे जलीय क्षेत्र को हम चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उस सकरे नैरो वाटर बॉडी को ही हम चैनल कहते हैं। ये चैनल जो होता है दो जलीय क्षेत्रों को तो जोड़ता है, ये जल है, जल है, जल है, और दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करता है। दोनों स्थलखंडों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, और जलीय क्षेत्रों को क्या करता है, ये जोड़ता है, कनेक्ट करता है बच्चे। क्लियर है। अब मैं दो चैनल्स की चर्चा आपके साथ करूंगा, वो दोनों चैनल्स इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब वो चैनल्स कौन से हैं, जरा यहां पर एक बार आप इसे भी देख लीजिए बच्चे कि वो चैनल कौन से हैं, यही सवाल आता है। एक चैनल मेरे प्यारे बेटा यहां पर आपको मिलेगा, और उस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। ये यहां पर मिलेगा 8 डिग्री चैनल, ठीक है जी, 8 डिग्री चैनल। ये किस किस के बीच है, ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। मिनिकॉय किसका हिस्सा, लक्षद्वीप समूह का, यानी कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच है। अच्छा, ये लक्षद्वीप किसका हिस्सा, भारत का, यानी कि भारत और मालदीव के बीच है। कौन सा चैनल बच्चे, 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। और ये 9 डिग्री चैनल जो है वो ये रहा आपके सामने। ये किस किस के बीच है, शेष लक्षद्वीप और उसके सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय के बीच है। शेष लक्षद्वीप ये रहा और उसका सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय ये रहा, इनके बीच चैनल ये रहा, 9 डिग्री चैनल इसको हम कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छी तरीके से आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। ये दोनों चैनल इंपॉर्टेंट है बच्चे। 8 डिग्री चैनल से भी क्वेश्चन आएगा, बताओ लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल इनको अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल यानी कि इनका, सॉरी बताइए, लक्षद्वीप क्या सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के बीच कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है। आप अच्छे से याद कर लो इनको, ये यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कुल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। 36 आइलैंड्स हैं, और 36 आइलैंड्स में से 11 द्वीप ऐसे हैं जिनमें आबादी रहती है, पॉपुलेटेड है, जो जनसंख्या जहां निवास करती है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो यहां देखिए आप, ये क्या नाम है इसका, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है जी बच्चे, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। और इस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंतर्गत, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो मैंने बताया आपको कि कुल द्वीप कितने हैं, टोटल आइलैंड्स कितने हैं,
टोटल आइलैंड्स कितने हैं? तो प्यारे बच्चे उनकी संख्या है 36। ठीक है जी। अच्छा, बसे हुए द्वीप कितने हैं? पॉपुलेटेड आइलैंड कितने हैं? बसे हुए द्वीप, बसे हुए द्वीप कितने हैं? पॉपुलेटेड आइलैंड्स, पॉपुलेटेड आइलैंड्स कितने हैं? पॉपुलेटेड आइलैंड्स है मेरे प्यारे बेटा 11। कितने हैं पॉपुलेटेड आइलैंड्स? 11 हैं। बसे हुए द्वीप कितने हैं? 11 हैं। इसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी यानी कि कैपिटल कौन सी है? तो इसकी राजधानी या कैपिटल है कवरत्ती। इसकी कैपिटल है कवरत्ती बच्चे। अच्छा, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें लक्षद्वीप समूह की, तो लक्षद्वीप समूह के बारे में मैंने क्या बताया? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप यानी कि लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो लार्जेस्ट आइलैंड मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा है? लार्जेस्ट आइलैंड इसके अंतर्गत मैंने बताया था एंड्रॉट। ठीक है जी। अच्छा, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है इसके अंतर्गत? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन सा है? ये कौन सा है? तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड अमन दीवी है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड अमन दीवी है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़े द्वीप समूह की भी बात हो गई, अमन दीवी सबसे बड़ा द्वीप समूह भी हो गया भाई बच्चों। अब लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप समूह द्वीप कौन सा है? सबसे दक्षिणी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मोस्ट सदर्न आइलैंड कौन सा है? मोस्ट सदर्न आइलैंड कौन सा है बच्चे? तो प्यारे बेटा मोस्ट सदर्न आइलैंड इसका जो है वो कौन सा है? वो मैंने आपको बताया था मिनिकॉय, मिनिकॉय। ठीक है जी। अच्छा, 8 डिग्री चैनल के बारे में क्या बताया? 8 डिग्री चैनल के बारे में मैंने क्या बताया है तुम्हें? 8 डिग्री चैनल के बारे में मैंने बताया कि मिनिकॉय जो कि हिस्सा है लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप जो कि हिस्सा है भारत का, तथा मिनिकॉय तथा किसके बीच है बच्चों? मिनिकॉय तथा आपके मालदीव के बीच, मालदीव के बीच। ठीक है। अच्छा, 9 डिग्री चैनल की बात आएगी, तो 9 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? तो 9 डिग्री चैनल बच्चे शेष लक्षद्वीप, शेष लक्षद्वीप तथा उसके सबसे दक्षिणी द्वीप, तथा उसके सबसे दक्षिणी द्वीप, तथा उसके सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय के बीच। ठीक है जी। ये 9 डिग्री चैनल है। दोनों चैनल जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस जो है यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये किस चीज का उदाहरण है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक है नी, यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड्स। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बोलो क्लियर हुए कि नहीं? यहां तक अगर आप में से किसी को भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं कि गुरुजी हमें ये समस्या है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर जी प्लीज मेरा भी नाम लीजिए, प्रिय रंजन कुमार जी आपका भी नाम ले लिया भाई। है आप लोग चेक कर लेते हो कि मेरा नाम गुरुजी तक पहुंच रही है कि नहीं, मेरी कमेंट पहुंच रही है कि नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चैनल क्या होता है बेटा? सकरा जलीय क्षेत्र होता है, नैरो वाटर बॉडी होता है, मैंने समझाया था अभी। ठीक है जी, नहीं समझ में आया हो तो यहां पर देख लीजिए। चैनल 2 लैंड पोर्शंस को अलग करता है, सेपरेट करता है, और 2 जलीय क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करता है, जोड़ता है। 11 डिग्री चैनल नहीं बताया बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे चैनल बता दिए मैंने। ठीक है जी, चलिए। डिग्री चैनल बेटा वो उसके नाम रख दिए गए हैं, चैनल्स का कोई भी नाम रखा जा सकता है, व्यक्ति का जैसे कोई नाम रखा जा सकता है, ऐसे चैनल्स के नाम रख दिए गए हैं। वो 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल रख दिया गया है उसका नाम। ठीक है बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सबको सब चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब है। ठीक है,
अच्छा, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे किसकी, अब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये भारत है अपना, ये क्या है, भारत है। अंग्रेजी में इसी को हम कहते हैं इंडिया। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इंडिया के नाम से हम लोग पुकारते हैं, इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, क्या देखने को मिलेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बेटा। अच्छा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। चलो इसको मैं इस मैप पे समझाता हूं एक बार। ये आपके यहाँ इस मैप में देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये आपका हिमालय है। ये हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। ये म्यांमार देश है और म्यांमार देश में हिमालय की जो शाखा आ रही है उसे अराकान योमा कहते हैं। अराकान योमा हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, अराकान योमा कहते हैं इसको। क्लियर है। और ये जो हिमालय का दक्षिणी विस्तार है, सदर्न एक्सटेंशन है, वो हिमालय का दक्षिणी विस्तार ही क्या कहलाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस क्षेत्र के आते आते हिमालय क्या हो गया है, निमज्जित हो गया है और पानी का तल थोड़ा सा ऊंचा हो गया है और यहां पर आपका बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये बन गया अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहां पर आपके सामने बन गया है। ठीक है जी, अंडमान निकोबार बच्चों ग्रुप ऑफ आइलैंड यहां पर आपके सामने बन गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये भारत में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे बच्चा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है जी, कौन हिमालय का भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का भाग है बच्चे। सबके कमेंट पहुंच रहे हैं बिरजू कुमार जी, सबके कमेंट पहुंच रहे हैं, कोई भी ब्लॉक नहीं है, परेशान मत हो आप। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्यारे साथी यहां पर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में अभी अभी मैंने समझाया था आपको कि यहां पर ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं, एक द्वीप समूह नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे आज इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि आपने जितना सीखा वो अच्छी तरीके से सीखा, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। आज आपने तटीय क्षेत्र को देख लिया, कोस्टल एरियाज को आपने पढ़ लिया अच्छे से, और इसके साथ ही कोस्टल एरियाज के साथ ही आपने लक्षद्वीप समूह को भी अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर आज मैं शुरू भी कराता हूं तो आधा अधूरा होगा, इसीलिए इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा कल की क्लास में बच्चे। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, मेरी माता जी की तबीयत खराब थी बेटा, इसलिए 2-3 दिन क्लास का ऑफ रहा। ठीक है बच्चों, और कल हम मिलेंगे तो नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।